परंतु पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबको जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। उन सबको समान अवसरों का प्रयोग कर और किसी भी हालत में उसको नहीं उससे छीना जा सकता है। और खास तौर पर इसको महिलाओं के अधिकारों के साथ जोड़ा गया है और इन्होंने फोकस किस पे किया है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास के संदर्भ में। कि देखिए, अगर हम ये बात करें कि अधिकतर जो भेदभाव होता है, जो पार्शियलिटी होती है, वो किसके साथ होती है? महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ? तो सब एकदम से बोलेंगे कि नहीं, मेल्स के साथ नहीं, मतलब पुरुष के साथ नहीं, महिलाओं के साथ ज्यादा होती है। इसीलिए जो ह्यूमन राइट्स है, इसमें इसको जो विमेन राइट्स है उसके साथ जोड़कर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इसको फोकस कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो लैंगिक समानता है या जो जेंडर इक्वलिटी है, इसमें दो चीजों पर फोकस किया जा रहा है कि एक तो अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और जो रिसोर्सेज हैं वो सब तक पहुंचे। जेंडर बेस ना हो कि महिलाओं को नहीं मिलेंगे, सिर्फ पुरुष को मिलेंगे, बल्कि सभी को मिले, महिला और पुरुष दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज है वो मिलने चाहिए। साथ ही साथ जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो निर्णय लेने की जो शक्ति है, उसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए। जो इकोनॉमिक जो आपकी मतलब भागीदारी है उसमें होना चाहिए, और इन सब चीजों में कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जेंडर इक्वलिटी। यदि हम लिंग समानता की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो यूनिसेफ है उसने लिंग समानता को परिभाषित करते हुए कहा है कि लड़कियों एवं महिलाओं को सभी क्षेत्रों में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल जगत में अपनी समान प्रतिभा का विकास करने के लिए अवसर दिए जाएं। 3 चीजों पे फोकस किया है। गर्ल्स एंड विमेन की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, डेवलप देयर टैलेंट, यानी कि जो उनके अंदर अंतर्निहित शक्तियां होती हैं बहुत सारी, उन अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? इक्वल अपॉर्चुनिटीज की उनको आवश्यकता होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो लिंग समानता है, महिलाओं और लड़कियों को सभी क्षेत्रों में अपनी जो इनर एबिलिटीज हैं, यानी कि जो उनकी आंतरिक प्रतिभा है, उसको बाहर निकालने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। वही लिंग समानता कहलाती है। प्रोवाइड women and girls with equal access to education, health care and opportunities in political and economic decision making. उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, उनको अच्छी जो एजुकेशन मिले, उनको अवसर मिले, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक में उसको डिसीजन मेकिंग पावर भी मिलनी चाहिए। यदि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, तो हमेशा ही जो समाज है, जो समय है, वो एक जैसा नहीं रहता है। उसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, यानी कि उसमें परिवर्तन होना क्या है? स्वाभाविक है। कोई भी जो चीज है वो स्थिर नहीं रहती है। अगर आप और हम बात करें, क्या आज से 5 वर्ष पहले जिन फैसिलिटीज को हम अपना रहे हैं, जो आज हम प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्या वो वैसी थी? नहीं, उनमें चेंज आया है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं जो प्रकृति है वो जैसे सार्वभौमिक होती है, ऐसे ही जो चेंज है, जो ये जो चेंजेस हैं, इसी को हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बना देते हैं। अब यदि हम जेंडर की बात करें, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें कि क्या महिला और पुरुष की जो स्थिति हम आज देख रहे हैं, एट प्रेजेंट देख रहे हैं, क्या हमेशा से वो वैसी ही थी? क्या उसमें कोई चेंज नहीं आया? तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वैदिक काल की बात करें कि जो भारतीय समाज है उसमें वैदिक काल से लेके वर्तमान तक अनेक प्रकार के सामाजिक परिवर्तन आए हैं, निसंदेह आए हैं। भारतीय संस्कृति के उत्थान के काल में जो महिलाओं को प्रतिष्ठा दी जाती थी, उनको पुरुष के समान ही समझा जाता था। वो कौन सा काल था? वो वैदिक काल था, जहाँ पे कि महिला और पुरुष दोनों को एक समान समझा जाता था और एक जैसा ही व्यवहार किया जाता था। वैदिक साहित्य में महिला पुरुष को एक दूसरे का पूरक भी स्वीकार किया गया, यानी एक के बिना दूसरा क्या है? अधूरा है। यानी कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि महिला कमजोर है और पुरुष अधिक शक्तिशाली है? मनु ने बिल्कुल सही कहा था, यत्र नायस्तु रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जिस भी परिवार में, जिस भी घर में, जिस समाज में यदि जो नारी है, जो महिला है, उनकी पूजा होती है, तो वहां मतलब कुदरत का आशीर्वाद मिलता है। परमात्मा जो ईश्वर है, वो देवता है, वहां पर निवास करते हैं। तो हम कहेंगे जो हमारा जो फर्स्ट पीरियड था, जो वैदिक काल था, वहां पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत ही सम्मानजनक स्थिति थी, बहुत ही प्रतिष्ठा उन्हें मिली हुई थी, चाहे वो परिवार में थी, चाहे वो समाज में थी, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठानों में थी, या वो राजनीति में थी। चारों तरफ से उनका एक चहुमुखी विकास हुआ था।
उनको सम्मान मिला था, अधिकार मिले थे, अवसर मिले थे। धार्मिक अनुष्ठानों में भी वो पुरुषों के साथ सक्रिय हिस्सा लेती थी। साथ ही साथ वो अपनी रक्षा करने में भी सक्षम थी, देवी का रूप माना जाता था। तो हम इसे गोल्डन जो एरा है वो भी कहते हैं, एक सुनहरा काल जिसमें महिलाओं को बहुत ही सम्मान मिला, अधिकार मिले और अवसर मिले। उत्तर वैदिक काल जब आया उसमें महिलाओं की स्थिति तो मजबूत ही थी, सुदृढ़ ही थी, लेकिन क्या हुआ कि जो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के जन्म को अधिक महत्व दिया जाने लगा था। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व दिया, यानी कि पुत्र के जन्म पर अधिक प्रसन्नता महसूस की जाने लगी थी। साथ ही साथ उसको पीढ़ियों को गतिशीलता देने वाला भी समझा जाने लगा था। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में भी कुछ चेंज आना शुरू हुआ था। अब हम बात करें मिडिल एज की, यानी कि जो मुगल काल है, स्वाधीन काल जिसे हम कहते हैं, इसमें दो पीरियड आते हैं। एक जब हमारे ऊपर राज किया मुसलमानों ने और तुर्कों ने, दूसरा जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया। तो यदि हम पहले बात करें, प्रियंका आवाज आ रही है बच्चे? प्रियंका? यस मैम, यस मैम, यस मैम आ रही है। ओके बेटा, ठीक है। तो अब हम बात करें दूसरे पीरियड की। तो पहले हम मुगल काल की, यानी कि जो तुर्कों की पराधीनता है, मुसलमानों की पराधीनता है, यदि हम उसकी बात करें तो हम कहेंगे कि महिलाओं की स्थिति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। क्रांतिकारी परिवर्तन तो आया, लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं आया, वो नेगेटिव वे में आया। यानी कि जो स्थिति बहुत अच्छी थी, जो एक देवतुल्य स्थिति थी, जो एक सम्मान की स्थिति थी, उसमें क्या हुआ, उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई। महिलाओं की स्थिति में इस तरीके से गिरावट आई कि जो मुस्लिम्स थे, जो तुर्क थे, उनके द्वारा हिंदू महिलाओं का अपहरण किया जाता था, किडनैपिंग की जाती थी, उनके साथ बुरे व्यवहार किए जाते थे। और उस बुरे व्यवहार से बचने के लिए हिंदू जो समाज था उसने क्या किया, बाल विवाह करने शुरू कर दिए। यानी कि महिलाओं को, जो लड़कियां थी, उनको बचाने के लिए बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी करनी शुरू कर दी। पर्दा व्यवस्था को शुरू कर दिया कि जो चीज है, जिसका मतलब जो चीज खतरे में है उसको पर्दे में ले आओ। क्या जो भय है, जो भय का एक माहौल है, जो टेरर का एक जो मतलब फील आई हुई है, उससे बचने के लिए बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज या पर्दा व्यवस्था भी शुरू कर दी गई। इसका असर क्या हुआ, इसका विमेन एजुकेशन पर असर हुआ। मतलब जो महिलाओं की जो शिक्षा थी वो बुरी तरह प्रभावित हुई। और जो शिक्षा का एक जन्म से आधार होता है, जो किसी भी बालिका को बढ़ने के लिए या उसका विकास करने के लिए बेहद आवश्यक है, वो भी कहीं ना कहीं कम होता चला गया। लड़की के जन्म को बिल्कुल अशुभ माना गया। अशुभ माना गया यानी कि उसमें कोई भी खुशी जाहिर नहीं करते थे। और अंततः ये सारी जो ये टेरर का जो एक मतलब इन्वायरमेंट था, माहौल था, इसमें जो विमेन थी, उनकी जो लिबर्टी थी, जो स्वतंत्रता थी, जो फ्रीडम थी, वो बहुत ही लिमिटेड हो गई, वो सीमित हो गई। और जो अधिकार और अवसर वो वैदिक काल में बड़े ही खुले वातावरण में जिसका प्रयोग कर रही थी, वो यहाँ पर उनसे सारे छिनते नजर आए। तो सबसे जो बुरा काल था या बुरी जो स्थिति थी महिलाओं की, वो इसी पीरियड में रही है। यदि हम ब्रिटिशर्स की बात करें, अंग्रेजों की पराधीनता के काल की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि जो मुगलों का जो शासन था, उसमें जो भक्ति काल शुरू हुआ, उस भक्ति काल में थोड़ा सा एक चेंज आना शुरू हुआ, पॉजिटिव चेंज, यानी कि महिलाओं की स्थिति में सुधार शुरू हुआ। इसका उदाहरण अगर मैं रखूं, 18वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने महिलाओं को जागृत करना शुरू किया कि यदि महिलाएं मतलब विमेन अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी तो महिलाओं को नहीं पता होगा कि हमारे क्या राइट्स हैं, क्या हम कौन सी अपॉर्चुनिटीज को हम प्राप्त करके अपना विकास कर सकते। तो एक महिलाओं की जागृति के लिए काम शुरू हुआ। अंधविश्वास हटाने के लिए उन्होंने काम किया। अंधविश्वास जैसे कि सती प्रथा, कि किसी भी महिला की यदि उस चाइल्ड मैरिज, विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया गया, विधवा विवाह जो होता है उसको प्रमोट किया गया। और महिला यानी कि विमेन के जो राइट्स हैं, जो सोशल राइट्स हैं, उसको दिलाने के लिए इस काल में काम शुरू हो गए थे। यानी एक उम्मीद की किरण जाग गई थी कि कहीं ना कहीं अब दोबारा से महिलाओं को उनके खोए हुए जो सम्मान है, जो उसका अधिकार है, वो उससे प्राप्त हो जाएंगी। स्वामी विवेकानंद नाम लेते ही हम सब समझ जाते हैं कि कितने महान वो रहे, कितना उन्होंने समाज के लिए किया, भारतीय समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए किया। स्वामी विवेकानंद जी महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विमेन एजुकेशन को बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि यदि एक महिला, एक बच्ची पढ़ती है, एक बालिका पढ़ती है, तो वो सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि वो 2 परिवारों को सशक्त करती है, पूरे समाज को सशक्त करती है। तो महिला जो शिक्षा है उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया। बाल विवाह को उन्होंने बहुत
एक सामाजिक कलंक माना हिंदू समाज में और उसे खत्म करने के लिए प्रयास किए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विमेन्स है उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, यानी कि उनको इंडिपेंडेंट बनाओ कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और किसी पर उन्हें डिपेंडेंट ना रहना पड़े। वो पुरुष जो प्रधान समाज जो एक भारत में हमेशा से देखने को मिलता है, एक जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, उससे बाहर निकालो उन्हें। और वो कब निकलेंगे? जब वो डिपेंडेंट होंगी, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होंगी कि भी आत्मनिर्भर है। उनको अपॉर्चुनिटीज दो, उनको एजुकेट करो, उनको स्वावलंबी बनाओ और कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास उनके अंदर जगाओ ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। और वही एक इस दिशा में दूसरी पहल थी कि जब महिलाओं को उनका खोया हुआ सम्मान, प्रतिष्ठा वापस मिलने लगा और उसको शिक्षित करने का नारा भी दिया गया। जेंडर इक्वलिटी इज नॉट अ विमेन इशू, इट इज अ ह्यूमन इशू, इट अफेक्ट्स अस ऑल। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जेंडर इक्वलिटी है, लिंग समानता, ये सिर्फ महिला से संबंधित नहीं है, ये महिला से संबंधित ना होकर समस्त मानव से संबंधित है। और ये सिर्फ महिला को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि जो समस्त हमारा विश्व है या संपूर्ण मानव जाति है, उसे ये प्रभावित करता है। अगर आप उनको इक्वल मान रहे हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, उनको राइट्स दे रहे हो, तो नेचुरली जो समाज है उसका जो ढांचा है वो क्या होगा? बहुत मजबूत होगा और चारों तरफ एक ऑलराउंड डेवलपमेंट आपको दिखेगा हर फील्ड में। तो किसको इफेक्ट कर रहा है? संपूर्ण मानव जाति को। तो हम कह सकते हैं जो लिंग समानता है वो सिर्फ एक महिला से संबंधित इशू नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति से संबंधित है और इसका अच्छा और बुरा परिवार दोनों ही सभी को झेलने पड़ते हैं। मेक अ जेंडर इक्वलिटी अ रियलिटी, कि जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा कि जो जेंडर इक्वलिटी है उसे सिर्फ सुनना नहीं है, उसे वास्तविकता में लाना है और ये आप और हम सब मिलकर कर सकते हैं। थैंक यू। ये सभी स्टूडेंट्स, प्रियंका कितने स्टूडेंट्स बेटा हमारे साथ जुड़े हुए हैं? मैम 30 स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं। यस मैम। हाँ जी, तो एक बार मैं आप सबसे बात करना चाहूंगी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब सेकंड या थर्ड टाइम जुड़ रहे हैं।